नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे टर्म पे बात करेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, जिसके बारे में छात्रों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और उनको प्राय पॉलिटिकल इकोनॉमी को कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में भी और हर जगह उनको यूज़ करना पड़ता है। तो आइए इस टर्म को समझते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी ये है क्या और इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि ख़ास है। देखिए, शुरू से जब से मानवता का जन्म हम समझ सकते हैं, तब से हमको लगता है कि मनुष्य स्ट्रगल करता रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता रहा है और ये कोशिश करता रहा है किस तरीके से वो उत्पादन करे, किस तरीके से उसको अपने पास संग्रह करे, किस प्रकार से उसका कंजम्पशन करे, किस प्रकार से वो दूसरों से शेयर करे, कैसे उससे पैसे पैदा करे और अपना आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करे। और ये हमेशा उसके प्रयासों को स्टेट या राज्य ने रेगुलेट करने की कोशिश किया है और ये जानने की कोशिश किया है कि क्या व्यक्ति को अप्रतिबंधित इस प्रकार की क्रियाकलाप करने दिया जाए या उस पर कुछ हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इस पर हमेशा डिसएग्रीमेंट रहा है इसको। लेकिन फंडामेंटल जो क्वेश्चन है वो ये है कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को कितना रेगुलेट कर सकता है, कैसे रेगुलेट कर सकता है और उस रेगुलेशन के पीछे जो हमारा भाव है, लक्ष्य है, वो क्या है। तो जब भी हम इस बात को कहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द को प्रयोग करते हैं, तो एक प्रकार से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का हम एमलगेमेशन स्टडी कर रहे होते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शुरू में जब हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स के या पॉलिटिक्स के इश्यूज थे वो मिक्स थे। इवन इंडिया में अगर हम बहुत प्रख्यात विद्वान की बात करें, कौटिल्य की बात करें, तो उन्होंने तो अपने ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र रखा था। इसी प्रकार से जो बहुत सारे आधुनिक इतिहास इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो कुछ भी बातें कही हैं, अगर उसको प्राचीन काल के संदर्भ में देखा जाए तो हमें ये लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें वो पॉलिटिक्स के अंदर ही हम पढ़ते थे। कालांतर में इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में उद्भव हुआ और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स अलग अलग विधाएं हो गई। तो आज भी इकोनॉमिक्स एक नई विधा के रूप में, एक नए क्षेत्र के रूप में, एक अकादमिक क्षेत्र के रूप में जब इसका जन्म हुआ है, तब भी वो ऑटोनोमस नहीं है। उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रेशर्स और पुल्स हैं वो उसको गाइड करते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि कैसे ये शुरू हुआ, तो सबसे पहले नाम आता है जेम्स स्टुअर्ट का। इंग्लैंड का एक विचारक था जिसने कि सबसे पहली एक पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। शायद ये सबसे पहली पुस्तक है, 1761 में लिखी गई, जिसमें कि पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा 1776 में, और फिर जे.एस. मिल ने अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी। और उसके बाद तो मार्क्स को आप जानते हैं कि मार्क्स ने तो पूरा टर्न अराउंड ही कर दिया। उसने नहीं साहब, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को डिटरमिन नहीं करती है, बल्कि इंटायर पॉलिटिक्स जो है वही इकोनॉमिक्स के द्वारा डिटरमिन की जाती है। तो ये विवाद तो चलता रहता है कि इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को डिटरमिन करती है कि पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को डिटरमिन करती है। लेकिन जो रिडल है वो ये है कि क्या वास्तव में पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करती है या इकोनॉमिक्स एक स्वतंत्र विधा के रूप में काम करती है, और क्या इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। तो जो मार्क्सिस्ट और नॉन मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है अध्ययन का, उसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस, जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली दोनों यही अध्ययन करते हैं कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का अंतर संबंध है क्या, और यही हम लोगों का मूल विषय है। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम स्टेट की बात करते हैं, सॉवरेनिटी की बात करते हैं, और हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार से स्टेट अपने उस सॉवरेन पावर को यूज करके पॉलिटिकल इकोनॉमी को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। इकोनॉमी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक प्रकार से सोशल प्रॉस्पेरिटी की तरफ इंगित कर रहे होते हैं, जो कि ट्रेड पे या कॉमर्स पे, व्यापार पे, वाणिज्य पे, मार्केट पे, इन्वेस्टमेंट पे, इन तमाम चीज़ों पे एक प्रकार से निर्भर करता है। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम राज्य के उस अप्रोच की बात करते हैं कि जो बेसिकली राज्य इकोनॉमिक्स के प्रति या इकोनॉमी के प्रति फॉलो करता है, कि कैसे वो मनी को रेगुलेट करेगा, कैसे मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, कैसे बिजनेस को रेगुलेट कर रहा है। और ये तमाम जो रेगुलेशंस हैं ये सोसाइटी में किस प्रकार से
लिबर्टी और इक्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तमाम जो डिसीजंस होते हैं सरकार के या स्टेट के टुवर्ड्स द इकोनॉमिक इश्यूज, ये बेसिकली सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी इत्यादि को एक प्रकार से इम्पैक्ट करते हैं। तो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे इंडिया, हम लोग जब स्वतंत्र हुए थे 1947 में, तो उसके बाद से अगर आप भारत का व्यापार, भारत का बाजार, भारत का वाणिज्य अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक प्रकार से परमिट कोटा इंस्पेक्टर राज कहा जाता था उसको, अर्थात हर चीज़ रेगुलेटेड थी। अगर आपको व्यापार भी करना है, अगर आपको वाणिज्य करना है, अगर आपको जो है कोई दुकान खोलनी है, अगर आपको अपना कोई काम करना है, बहुत सारी चीज़ों में एक प्रकार से आपको तरह तरह के परमिशन लेने पड़ते थे। और एक प्रकार का इंस्पेक्टर से, जो सरकार का एक नुमाइंदा होता था, आता था और बताता था कि जी आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त है या नहीं है। तो इसको एक प्रकार से इंस्पेक्टर परमिट कोटा राज परमिट कोटा इंस्पेक्टर राज कहा जाता था। एक उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर आपको विदेश जाना होता था, तो विदेश जाने के लिए आपको विदेशी मुद्रा चाहिए होती थी। आप वहाँ रुपया तो चलेगा नहीं। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डॉलर चाहिए, इंग्लैंड जा रहे हैं तो अगर आपको पाउंड चाहिए, और कहीं जा रहे हैं तो उस देश की मुद्रा आपको चाहिए होती है। तो आपको मुद्रा, फॉरेन करेंसी चाहिए होती थी। तो उस ज़माने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको परमिट देता था कि आप कितनी मुद्रा के साथ बाहर जा सकते हैं, कितने दिनों के लिए। और वो कैलकुलेशन कैसे होता था, वो उनका अपना एक फार्मूला था कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं और कितना आपको मुद्रा चाहिए हो सकती है, कितनी आपको चाहिए, ये उनका कंसर्न नहीं था। उनके अनुसार आपको कितनी मुद्रा चाहिए। तो ये सब चीज़ें रेगुलेटेड थी, जो कि आज इसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। कोई अगर हम काम करना चाहते थे, कोई अगर हम कॉमर्शियल और व्यापारिक एक्टिविटी करना चाहते थे, तो उसमें 50 प्रकार के परमिशन की आवश्यकता हुआ करती थी, जो आजकल की तारीख में बहुत कम हो गई है। और कम इसलिए हो गई है कि 1990s के बाद से आपने शायद इसको पढ़ा होगा कि भारत में एक LPG एरा शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नरसिम्हा राव की जब सरकार थी और मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे, तो इन लोगों की जुगल जोड़ी ने मिलकर भारत में एक प्रकार से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को LPG मॉडल कहते हैं ऑफ इकोनॉमी जो है हमारे देश में लागू किया। और अब उसके परिणाम क्या हुआ, हालांकि उसकी बड़ी उस समय आलोचना हुई और ये कहा गया कि साहब इससे देश बर्बाद हो जाएगा, देश गर्त में चला जाएगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हुई। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग देखते हैं कि 30 साल के बाद आज भी देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में काफ़ी इजाफा हुआ है, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है और उस इंस्पेक्टर राज से जनता को मुक्ति मिली है। आज आपको विदेश जाना है, आप किसी भी बैंक में चले जाइए या किसी भी प्राइवेट वेंडर के पास चले जाइए, लाइक थॉमस कुक या इंडिया रेमेट या और 50 प्रकार के वेंडर्स हैं, और उनसे अपना पासपोर्ट दीजिए, अपना टिकट दीजिए और अपना पैन कार्ड नंबर दीजिए, और आपको तुरंत जो है जितनी मुद्रा आपको चाहिए उतनी मुद्रा, जितनी परमिसिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितनी परमिसिबल मुद्रा बाहर ले जाने की है, या विदेशों में जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पे जितनी मुद्रा का रेगुलेशन है कि उतनी अधिकतम हो, वो तुरंत आपको आराम से मिल जाएगी। आपको कोई परमिट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यापार आपको करना हो, कोई भी आपको नई चीज़ करना हो, आर्थिक गतिविधियाँ करना हो, आज स्टार्टअप के माध्यम से आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना प्रमोट कर रही है कि नए नए बच्चों को नए नए जॉब्स तो मिल नहीं रहे हैं, तो उनको अपनी गतिविधियाँ, अपने एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए उनको स्टार्टअप और तरह तरह की चीज़ों की फैसिलिटी दी जा रही है, जिसमें कि बहुत ही, और अब तो सिंगल विंडो काउंटर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कंट्री में आ रहा है कि अगर किसी को नया काम करना है तो एक सरकारी विंडो पे जाके वहीं उसका सारा काम हो जाएगा, उसको 10 जगह दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो नए नए तरीके के आप देख रहे हैं कि अप्रोच टुवर्ड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो जो 1990 में भारत में बदला, वो क्या बदला? पहली चीज़ तो कि विदेशी मुद्रा के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल गया कि हमने उसको डीरेगुलेट कर दिया कि अब फॉरेन एक्सचेंज पे सरकार का उतना नियंत्रण कड़ा नहीं हुआ। फिर हमने मार्केट को ओपन कर दिया, अर्थात हमारे मार्केट में अब बहुत सारे आपको परमिट और कोटा और इंस्पेक्टर के अंतर्गत काम नहीं करना पड़ता है। अब बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ट्रांजैक्शंस आप परमिशंस आप ऑनलाइन ले सकते हैं, विदेशी लोग आके यहाँ व्यापार कर सकते हैं, अपनी वाणिज्यिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। उसमें उतने नियम रूल रेगुलेशन नहीं है, जिन क्षेत्रों में है वहाँ सरकार ने कुछ बंदिशें लगा रखी हैं। इसी प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के प्रति कि विदेश से जो विनिवेश होता है, विदेशी
विनिवेश जिसको कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत करना मुश्किल था। उसके लिए बहुत सारे रेगुलेशंस थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस सेक्टर में नहीं कर सकते, ये सेक्टर में नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े सेक्टर थे सब बंद थे। लेकिन आज आप देखते हैं कि सब इवन अब तो डिफेंस मैटर्स, रेलवेज और एविएशन और शिपिंग और ना जाने क्या क्या, जो पहले कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर आ भी सकता है, आज उसमें सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं धीरे धीरे ओपन अप हो गए हैं और आ रहे हैं, एंड फॉर द बेटर एंड फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उससे बहुत सारा इंडिजिनस प्रोडक्शन हो रहा है, उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। तो बहुत सारी चेंजेस हमको 1990s के बाद से अपने कंट्री में दिखाई देते हैं। लेकिन उसकी कॉल पॉलिटिकल मास्टर्स ने ली, उसकी कॉल कोई और ने नहीं ली, उसकी कॉल तो एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का ट्रांजिशन आपको 1990s में दिखाई देता है। और इस प्रकार से आपको ये दिखाई देता है कि 1990 के बाद भारतीय पॉलिटिकल इकोनॉमी में फंडामेंटली मनी मार्केट और एफडीआई को लेके क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे गवर्नमेंट का एक नज़रिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है आजकल बहुत सारा लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलवा दिया। जैसे 1914 से जब से ये मोदी सरकार आई तब से गवर्नमेंट ने ज़ीरो बैलेंस पे सबके अकाउंट खुलवा दिए, जिसको जनधन योजना कहा जाता है। और उस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये जनधन योजना ज़ीरो बैलेंस पे खोल के बैंकों का नुकसान होगा, क्या होगा इससे, क्या फ़ायदा क्या होगा, लोगों के पास पैसे तो है नहीं। लेकिन आज वही आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों करोड़ों रुपए उनमें जनधन अकाउंट्स में आ गए हैं। उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट जो है डीबीटी के माध्यम से, पहले जो पैसा सर दिल्ली से चलता था वो बिचौलिए खा जाते थे, आज जो भी स्कीम्स हैं उसका पैसा दिल्ली से चलता है और सीधे लोगों के अकाउंट्स में आ जाता है। इस प्रकार से धीरे 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 वो अकाउंट्स में जो गवर्नमेंट के पास कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के ज़ीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स में आज काफ़ी पैसा है। तो ये सब शो करता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल विल से आप कुछ इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली लोगों की आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक जीवन, आर्थिक स्तर ये सब सुधर सकता है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने की है कि ये कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो चेंज आपने देखा, ये इसके पीछे आइडियोलॉजिकल चेंज भी आपको दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई इस प्रकार का फंडामेंटल चेंज आपका मार्केट, बिजनेस या प्रॉपर्टीज़ की तरफ स्टेट का हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक गुड्स की तरफ सरकार का कोई चेंज हो रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई बिना बदलाव के ही ये चेंजेस सरकार के दृष्टिकोण में अर्थव्यवस्था के प्रति आ जाए, बल्कि आपको कुछ फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत में अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की और डेवलपमेंट की बात करें या पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो आपको समझ में आता है कि धीरे धीरे 1990 से किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अप्रोच हैं टुवर्ड्स इकोनॉमी में या पॉलिटिक्स का जो इकोनॉमिक्स के प्रति अप्रोच है वो कैसे बदला है। और ये जो बदलाव है इसको आइडियोलॉजिकल पोजीशन हम कहते हैं। ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन आपको बेसिकली 4 प्रकार की आइडियोलॉजिकल पोजीशंस पे आप डिस्कस कर सकते हैं। एक तो उदारवादी या लिबरल आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा मर्केंटलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, जिसको हम वाणिज्यवाद कह सकते हैं। तीसरा कम्युनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप कर सकते हैं, जिसको हम साम्यवाद के रूप में जानते हैं। और चौथा हम सोशल डेमोक्रेसी के रूप में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो 4 ये फंडामेंटल अप्रोचेस हैं जो कि हमको पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिखाई देते हैं। आइए ब्रीफली इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपके जहन में थोड़ा सा ये बना रहे कि जैसे लिबरलिज्म की जब बात करते हैं, उदारवाद की जब हम बात करते हैं, तो जाहिर है कि क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की बात आती है, एडम स्मिथ की बात आती है, जो कि लेजिस फेरे की बात करते थे, अर्थात यद भाव्यम की बात करते थे कि जिसको जैसा भावे वो वैसा करे, राज्य उसमें कम से कम हस्तक्षेप करेगा। और जो कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की भी जो बात करता है, तो लिबरलिज्म में हमको फ्री मार्केट व्यू मिलता है एक प्रकार से, जिसमें कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मर्केंटलिज्म में उल्टा है, इसका उल्टा है कि स्टेट अधिक से अधिक पावर को अपने पास अमास करके, और ये चाहता है कि वो उस पावर का प्रयोग करके अपने देश में, अपने समाज में वाणिज्य और व्यापार को उसमें नियमित करे और स्ट्रांग रोल प्ले करे, जिससे कि अपने देश की जो नेशनल इकोनॉमी है
उसको वो एक प्रकार से सपोर्ट कर सके अगेंस्ट फॉरेन कॉम्पिटिटर्स या फॉरेन जो प्रतियोगी हैं उनके मुकाबले वो कंट्रोल कर सके। इसमें यूएसए, चाइना और बहुत सारे इवन इंडिया और बहुत सारे ऐसे देश हैं, जापान, साउथ कोरिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि आज अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उसी प्रकार की प्रोटेक्टिव पॉलिसीज़ या सपोर्टिव पॉलिसीज़ अपनाते रहते हैं और उनके पीछे बैकअप के रूप में अपना हाथ बनाए रखते हैं। कम्युनिज्म में जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिज्म में बिल्कुल फंडामेंटली एकदम डिफरेंट आइडियोलॉजी है जो कि कहती है कि साहब सबको बराबर का इकोनॉमिक पावर होना चाहिए और इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पावर वो देने के खिलाफ है। वो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए पॉलिटिकल पावर को राज्य के पास ही रखता है, एक स्ट्रांग स्टेट की परिकल्पना करता है, बल्कि स्ट्रांग स्टेट भी क्या स्ट्रांग सोसाइटी की परिकल्पना करता है। स्ट्रांग कहता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट होना चाहिए, अर्थात वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करता, वो डिक्टेटरशिप की बात करता है कि एक डिक्टेटरशिप हमको लागू करना चाहिए जिस डिक्टेटरशिप के माध्यम से कि हम समाज में एक प्रकार से इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकें। तो कंप्लीट रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी चाहता है, नेशनलाइजेशन चाहता है, वो चाहता है कि सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रेवोल्यूशन के माध्यम से समाप्त करके डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट इस्टेब्लिश किया जाए और एक प्रकार से नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और लाइफ कर दी जाए, अर्थात हर चीज़ राज्य के कंट्रोल में आ जाना चाहिए, ये उसका भाव है। और सोशल डेमोक्रेसी जो है ये मार्क्सिज्म के इसलिए अगेंस्ट है, मिक्स ये एक प्रकार से अगेंस्ट लिबरलिज्म के भी है और मार्क्सिज्म के भी है, या इन कह सकते हैं आप कि ये दोनों का एक प्रकार से मिश्रण भी है। लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म को आप मिला दीजिए, जैसे बर्नस्टीन था तो बर्नस्टीन जो है वो मार्क्सिज्म को रिजेक्ट करता है और ये कहता है कि भाई स्टेट ज़रूरी है समाज में समानता को स्थापित करने के लिए। मार्क्स कहता है कि स्टेट को विदर अवे हो जाना चाहिए, स्टेट को हम हटा देंगे, हाँ तो स्टेट को अल्टीमेटली अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा राज्य। लेकिन बर्नस्टीन कहता है या सोशल डेमोक्रेट्स कहते हैं कि नहीं, हमें राज्य को बनाए रखना है, क्योंकि जो राज्य है वो टैक्सेस के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, रेगुलेशन के माध्यम से मनी को रेज करेगा और उस मनी को रेज करके वो एक प्रकार से लोगों पर खर्च करेगा। तो ये चार, लिबरलिज्म, मर्केंटिलिज्म, कम्युनिज्म और सोशल डेमोक्रेसी, ये चार बेसिक अप्रोचेस हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं। इसमें जल्दी से एक दो चीज़ें पे देख लेते हैं कि ये जो चारों हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये किस प्रकार के परिकल्पना करते हैं रोल ऑफ स्टेट की। तो जैसे उदारवाद जो है, ये उदारवाद एक प्रकार से राज्य के मिनिमल स्टेट की परिकल्पना करता है कि कम से कम स्टेट, दैट स्टेट इज़ द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट, ये इसका फंडामेंटल है। वो राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम शासन करता है, अर्थात ये हस्तक्षेप की नीति या कम से कम शासन करने की नीति को अपनाता है। इसमें राज्य का रोल बड़ा लिमिटेड है। मर्केंटिलिज्म में राज्य को बहुत ज़्यादा रोल दिया गया है और बहुत स्मॉल एक भाग उसका जो है वो सोशल वेलफेयर की तरह से या स्टेट वेलफेयर की तरह से, वेलफेयर पॉलिसीज़ की तरह से राज्य अपनाता है। मार्क्सिज्म में तो आप जानते ही हैं कि स्टेट के पास टोटल कंट्रोल है और व्यक्ति के पास कोई ओनरशिप नहीं है, व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। व्यक्ति के पास जो राज्य देगा फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अर्थात हर व्यक्ति से राज्य उतना चूसेगा जितना कि राज्य समझता है कि उस व्यक्ति की देय क्षमता है और उस व्यक्ति को रिटर्न में उतना ही दिया जाएगा जितना उसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से न वहाँ पे लिबर्टी है, न वहाँ पे और कोई इकोनॉमिक आपको लिबर्टी है, बस आपका एक प्रकार से दोहन राज्य करता है सोशल इंटरेस्ट में और आपको जितनी आपकी आवश्यकता है उस आवश्यकता की आपको पूर्ति कर देगा। और सोशल डेमोक्रेसी में थोड़ा सा स्टेट ओनरशिप होती है लेकिन वेलफेयर का काम ज़्यादा होता है, इसलिए राज्य पे बर्डन जाता हो, ज़्यादा डेफिसिट बजट्स होते हैं, राज्य कोशिश करता है कि लोगों की अधिक से अधिक वो सेवा कर सके। मार्केट का जहाँ तक अप्रोच है कि रोल ऑफ मार्केट क्या होता है, तो उदारवाद में तो एकदम मार्केट, फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है। मर्केंटिलिज्म में आप देख रहे हैं कि चूंकि राज्य का रोल ज़्यादा होता है तो वहाँ मार्केट का रोल कम होता है। मार्क्सिज्म में मार्केट का कोई रोल नहीं है, राज्य का टोटल रोल है। और सोशल डेमोक्रेसी में राज्य को थोड़ा सा रोल दिया जाता है, मार्केट को थोड़ा सा रोल दिया जाता है, लेकिन मार्केट को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। राज्य की जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य की जो कैपेसिटी होती है, राज्य की जो क्षमता होती है, वो लिबरलिज्म में बहुत कम होती है। जैसा कि हमने कहा कि दैट स्टेट इज़ द बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट,
और दूसरा मर्केंटिलिज्म में बहुत हाई होता है, क्योंकि मर्केंटिलिज्म में राज्य के पास पूरा एक प्रकार से ओनरशिप होता है और हर चीज़ पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। मार्क्सिज्म में वेरी हाई कंट्रोल होता है, क्योंकि राज्य के माध्यम से सारे, उनका भाव यही है कि सारे पहले पूंजीपतियों को मार दिया जाएगा, पूंजीपतियों को नष्ट कर दिया जाएगा, केवल सर्वहारा का सपोर्ट किया जाएगा, फिर जब सर्वहारा बचेगा तब राज्य धीरे धीरे विदर हो जाएगा। तो राज्य का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, वेरी पावरफुल स्टेट इन मार्क्सिज्म। और सोशल डेमोक्रेसी में मॉडरेट स्टेट की बात कही गई है। इक्वालिटी का जहाँ तक जब बात आती है तो लिबरलिज्म में इक्वालिटी लो होती है, लिबर्टी हाई होती है। मर्केंटिलिज्म में भी इक्वालिटी लो होती है, क्योंकि वहाँ भी बेसिकली राज्य टोटल कंट्रोल तो रखता है मार्केट पे और इकोनॉमी पे, लेकिन वो उसका कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के मूड में नहीं होता। मार्क्सिज्म में इक्वालिटी बहुत हाई होती है। अगर ट्रू मार्क्सिस्ट कोई स्टेट है, जैसे तो कभी है नहीं, लेकिन एक ट्रू मार्क्सिस्ट फिलॉसफी पे कोई अगर स्टेट बेस्ड है, आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी होगी। और सोशल डेमोक्रेसी में भी जैसा कि आप देखते हैं कि राज्य ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेके, फंड्स लेके लोगों में उसका बेहतरी के लिए काम करता है, तो वहाँ भी राज्य बहुत ज़्यादा वेलफेयरिस्ट होता है। फ्लॉज इसीलिए लिबरलिज्म में माना जाता है कि लिबरलिज्म में असमानता होती है, मर्केंटिलिज्म में इनएफिशिएंसी होती है, और मार्क्सिज्म में अथॉरिटेरियनिज्म एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, और सोशल डेमोक्रेसी बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और उदाहरण के तौर पे तो हम कह ही सकते हैं कि जैसे अगर अमेरिका का, इंग्लैंड का, भारत का उदाहरण दिया जाए तो ये लिबरल स्टेट्स की श्रेणी में आते हैं। मर्केंटिलिज्म का उदाहरण दिया तो जापान है, साउथ कोरिया है, और बहुत सारे एलपीजी एरा के बाद से बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हो गए हैं जो अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, और उसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, और बहुत सारे और भी देश आ रहे हैं जो कि चाहते हैं कि धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी को वो सपोर्ट करें। अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी हाल ब्रिटेन ने किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहती थी, वही हाल मर्केंटिलिज्म में हमको दिखाई देता है कि आज बहुत सारे देश अपने अपने देशों के वाणिज्यिक हित को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। और सोशल डेमोक्रेसी में स्वीडन आता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि आते हैं। इंडिया में भी आप देख सकते हैं एक सोशल डेमोक्रेसी का कुछ बोलबाला है, और यहाँ भी हम लोग डेफिसिट बजट बनाते हैं, और डेफिसिट बजट बना के लोगों की, जनता की बहुत सारी सेवाएं करने की कोशिश करती है सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो। वो जैसे मनरेगा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि मनरेगा में हमारी सरकारें बाकायदा वर्कर्स को, जिनके पास खाने को नहीं होता, उनसे कुछ भी फिजिकल लेबर लेके उनको एवज में उनको कुछ पैसे देती हैं। इस प्रकार से और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि ये वो अप्रोच है जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का एमलगमेशन बना के किसी चीज़ को न केवल पॉलिटिकल एंगल से आप देखें, न किसी को प्योर इकोनॉमिक एंगल से देखें, बल्कि देखें कि अगर कोई सरकार पॉलिसी डिसीजन ले रही है, कोई पब्लिक पॉलिसी बना रही है, तो उसके पीछे फंडामेंटली पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं और पॉलिटिकल पावर किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। पॉलिटिकल पावर कोई यूनिटरी कंसेप्ट नहीं होता है कि राज्य, आपने कह दिया राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार। और फिर सरकार का मतलब क्या होता है? बहुत सारे राजनीतिक दल, और बहुत सारे राजनीतिक दलों का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सोशल ग्रुप्स, और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में क्या होता है? बहुत सारे इंडिविजुअल नेता। तो बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है वो स्टेट को सॉवरेन कह देने से सॉल्व नहीं हो जाता है। बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे सोशल डिनोमिनेशंस उस पावर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते रहते हैं। और इस प्रकार से जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारे जो ग्रुपिंग्स हैं जिनके पास पावर्स डिस्पर्स्ड है सोसाइटी में, वो किसी न किसी तरीके से उस पॉलिसी फॉर्मेशन में योगदान करते रहते हैं। तो द पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ बेसिकली दैट इकोनॉमी विच इज़ in part or in a large measure influenced by those who are wielding power at the social level. तो सामाजिक स्तर पे जिनके पास शक्ति होती है, राजनीतिक स्तर पे भी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल होते हैं। और जब भी नीतियाँ बनती हैं, आर्थिक नीतियाँ बनती हैं, किसी क्षेत्र में बने, मार्केट के संदर्भ में बने, वाणिज्य के संदर्भ में बने, विदेश व्यापार के संबंध में बने, विदेश निवेश के संबंध में बने, तो वो अब उन नीतियों को अवश्य प्रभावित करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन था पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। इसको आप लोग और पढ़ेंगे। इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।